देखो आपको ये पता है कि एवरी बॉडीज विच हैव मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। कोई भी बॉडी जिसमें मास होता है, मास कौन कौन सी बॉडी में होता है सर? हर बॉडी में। हर बॉडी होता है, हर बॉडी में। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। आ गई बात समझ में? ग्रेविटेशन Yes, फोर्स। sir. यस सर। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स सबसे पहले देख लिया था गैलीलियो ने, ठीक है। यस सर, गैलीलियो। लेकिन उन्होंने सर, कोई फॉर्मुलाइज उसको नहीं किया था। उसके बाद फॉर्मुलाइज सब किसने किया? न्यूटन साहब ने किया, ठीक है। न्यूटन साहब ने करा। इसलिए जो भी क्रेडिट है ना, वो पूरा किसको मिला? मतलब और गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स से किया था उसने। न्यूटन जी को मिला। सर न्यूटन बहुत कांड करके जिस गया है। साल में गैलीलियो मरा था उस साल में न्यूटन बॉर्न हुआ था। देखो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में? रिकॉर्डिंग देखते ही नहीं है ना कोई। हाँ, अब हम बात करते हैं कि हम पूरा डिस्कस करें कि ग्रेविटेशन फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। तो कौन सा? सर व्हाट इज ग्रेविटेशन सर? देखो सर कैन यू टेल? सर ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट। सर कैन यू टेल ग्रेविटेशन वन मोर टाइम? ऐसे होता है ना, जिसका ज्यादा मास उसकी ज्यादा ग्रेविटी। ठीक है, तो यूनिवर्सल हाँ। ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है? सर अगर सर जिसका मास ज्यादा होगा सर उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी क्या? हेवनलीज बॉडी का इसलिए होता है क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा है। अरे वाह सर, आप ऐसे ही लिखा करो। हाँ सर, एकदम अच्छे से दिख रहा है। यस सर, आप पेन से मत लिखा करो, ऐसे ही लिखो सर। एवरी बॉडीज विच हैव मासेस, ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्ट टू। तो वर्टिकली अट्रैक्ट होती है ना, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स वर्टिकली लगता है। अभी हम बात कर ही नहीं रहे बॉडी किस साइड, बॉडी हॉरिजॉन्टल रख दोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। अभी हम बात कर नहीं रहे, अभी जो बोल रहे हैं वो सुनो। सर तो अपन ये भी तो कह सकते हैं वो ग्रेविटी प्रोपोर्शनल, मतलब कि वो ग्रेविटी मास से वो करेगी कि जिसका मास ज्यादा होगा उस पे ज्यादा वो होगी ग्रेविटी। देखो सब आता है ना, बाहर निकाल दो क्लास से। सर इट इज द डिफाइन ऑफ ग्रेविटेशन। अरे ग्रेविटी के टाइप होते हैं, यूनिवर्सल और भी होंगे अभी। नहीं, वो टाइप नहीं। सर आपने सर ग्रेविटेशन की स्पेलिंग गलत लिखी है। टाइप में जो हो गए वो हो गई एक बार। अरे सर मेरे से भी सॉरी। सर कोई बात नहीं, हम सही लिख देंगे। ठीक है, क्या होता है? एवरी Yes. बॉडीज विच हैव मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशन फोर्स। आ गई बात समझ में? And gravitation force between two masses is proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, इस लॉ को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में वैलिड है। क्यों बोलते हैं इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ? क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स यूनिवर्स में है, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। इसका मास m1 है, इसका मास कितना है? m1, और इसका मास कितना है? m2। इनके दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? r है। कितना है?
आर है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये आपका स्टेटमेंट, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि बाकी सब वैल्यू हम कांस्टेंट रखें तो यदि मासेस बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यस सर, और यदि हम एक बार बता दो सर, आपने क्या बोला? एंड सेकेंड है कि यदि हम बाकी सब वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, यदि डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। आ गई बात समझ में, है ना। मतलब यदि ऑब्जेक्ट के, हाँ, यदि हमें ये फोर्स बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, मासेस को बढ़ा सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आ गई बात। नहीं आता। हाँ, तो ये इक्वेशन दो नंबर, मैग्नेट को पास दोनों में लाते तो इक्वेशन फोर्स को बढ़ जाती मर्ज है। करते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो गया, m1 m2 बाई सर और प्रोपोर्शनल को हम r², कांस्टेंट ठीक है। ना कर सकते। जब ये वाला फर्स्ट वाला बता दीजिए। हम सर समझा सकते हो? क्या बेटा, सर आप सर ये वाला फॉर्मूला फिर से समझा सकते हो? ये क्या लिखा है, ये बेटा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू masses proportional to product of masses. मतलब ग्रेविटेशन को प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास का। फिर क्या लिखा हुआ है, Inversely proportional to square distance between them. आ गई बात समझ में, ठीक है, Yes. वही तो लिखा है। हाँ, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा कांस्टेंट आएगा, तो एफ तो हम लिखते हैं प्रोपोर्शनल आता है g m1 m2 बाई r², ठीक है, तो आपने एक सब मिक्स कर दिया सर इसमें, एफ एफ f1 f2 अपॉन आ रहे हैं ना, अभी म्यूट रख के पढ़ाना पड़ेगा मुझे लगता है, ठीक है। जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। और इसका नाम क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, Universal gravitational होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। सर जी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे है? प्रोपोर्शनल हटाया तो आया ना, सर कैसे, मैं समझा नहीं। कैसे नहीं, छोड़ दो, कुछ नहीं है ना। जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं होती है। आ गई बात समझ में, Okay, sir. पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू, चाहे मून पर भी यदि हमें ग्रेविटेशन फॉर्म, ठीक है, फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये जो -11 है ना, ये वैल्यू बहुत कम होती है। ये वाली वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। सर ये किसकी वैल्यू है? मेरे मास की वैल्यू है। सर जैसे फोर्स इक्वल टू के में था, उसमें के की हाँ, वैल्यू 1 थी, के की इसमें वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू है ना, हाँ, जी की वैल्यू है सर। जी की वैल्यू नॉट ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो बेटा, हम और आप भी एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा कम है कि हमारी लाइफ में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आई बात समझ में, मतलब आपके हाथ में जो कैप है, पेन है, वो आपकी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, आप भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इतना कम है कि बाकी फोर्स उस पर ज्यादा डोमिनेंस करते हैं, उसका इफेक्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। आ गई बात समझ में। सर इधर आपने लिखा है f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 upon r², f इक्वल टू g m1 m2 upon r²। हाँ, जब भी सर यहाँ पे proportional जी क्या constant आता है ना, सर जी की यूनिट क्या होती है? देखो जी जी क्या है जी सर? है क्या? क्या लिखा हुआ है मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, सर इसकी यूनिट क्या होती तो है? यूनिट देखो जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर एफ पर केजी सर ओके सर, तो समझ देखो गए। इसकी यूनिट क्या है, सर न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर सर माइनस पर केजी स्क्वायर केजी माइनस पावर 2। सर आप इसके नोट्स भेज दीजिएगा। न्यूटन ठीक है, तो क्या होगा, सर नोट्स भेज दीजिएगा। मीटर न्यूटन लिखो ना, सर ये Yes, आप sir. फिर से
सकते हैं, समझ में नहीं आ क्लियर नहीं हो रहा। मेरा नेट प्रॉपर नहीं आ रहा सर, कभी कभी चला जाता है। ठीक है, देखो इधर कोई भी टू बॉडीज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, कोई भी बॉडीज है एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट Attract करती है। कौन से सर आप फोर्सेस एक है? सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? सर एक बार सर आप ये वाले बोर्ड पे सर उसकी यूनिट लिख लिखा है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और उसके नीचे लिखा है F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सर ये g कैसे आया? प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए लाया ये। हाँ कॉन्स्टेंटली है। बेटा ये सर पढ़ाया एक था चीटी हमने, को हमारा वेट तो बहुत ज्यादा लगता होगा, तो उसको हम अट्रैक्ट करते हैं क्या? ये बताया था हमने। यस सर। प्रोपोर्शनलिटी के कहां से आया था, बताया था। सर के हाँ कांस्टेंट। सर वो प्रोपोर्शन बेटा कौन सा आया? हर क्लास में जहां भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो फिर हमेशा उसकी कहानी बतानी पड़ेगी। नो सर। तो फिर सर बट आपने जब ये बताया सर, आपने पढ़ाया पूरा था तो explain आपने किया बताया था, के हमेशा constant 1 ही को- होता है। किसने कहा था कि हमेशा 1 होता है? सर तो नो सर, हम ज्यादातर था F इक्वल टू m है क्यों लिखते हैं? के की वैल्यू उस केस में 1 होती है, कांस्टेंट की वैल्यू प्रैक्टिकली निकलती है। आ गई बात समझ में? सर मींस ग्रेविटेशन में k की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और होगी, हाँ मतलब मींस यही होगी 6.67। हाँ, सर आप सर एक बार सर इसका सर यूनिट और लिख सकते हो, इसकी सुनो यूनिट सुनो एक सुनो बार यार, थोड़ा इस वाले दिमाग बोर्ड लगाओ। इधर देखो, तो देखो बेटा, न्यूटन साहब ने बोला था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है, बोला था। हम Yes, इनको sir. मर्ज कर सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटता है क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या मिला, उन्होंने g लिखा, ठीक है। तो g m1 m2 बाई तो बाई सर आर स्क्वायर, ठीक है। अपन को सर g को जी की बोलते सर हैं वैल्यू कांस्टेंट कैसे है, पता चली? प्रैक्टिकली निकाला न्यूटन साहब ने। आ गई बात सुनने? ओके सर। तो जी को बोलते जीएस हैं यूनिट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और g की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। कितनी होती है, 6.67 सर ये ऐसा यूनिट है ना? 10⁻11, ठीक है। अब देखो आपको यूनिट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद है। यहाँ पे देखो ये होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो g इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिख सकते हो। यस सर। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर स्क्वायर की कितनी होगी, मीटर स्क्वायर। और इन दोनों की यूनिट कितनी होगी, दोनों केजी है ना। तो यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन बाई केजी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल me, sir. कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी क्या सीजीएस वैल्यू आप निकाल सकते हो? सर आपने कैसे निकाला ये? यस सर, पावर -8 हो जाएगी। तो देखो हम देखो इसको कैसे निकालते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11 तो होगा ही होगा। न्यूटन को डाइन में चेंज करो, कितने डाइन लिख सकता हूं मैं, सर 10 to the power 5। वन लैख माइनस डाइन है ना। मीटर स्क्वायर मतलब मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर की पावर 2। यस सर। यस सर। और किलोग्राम तो मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम की पावर 2, 2। यस सर। ठीक है। यस। तो यहाँ पे देखो 6.67 तो वैसा ही इंटू 10⁻11 भी सेम वैसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 10⁻5 हो गया। यस सर। 100 का होल स्क्वायर कितना होता है, 10⁻4 अपॉन 1000 का होल स्क्वायर 10⁻6। यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो पावर, देखो ओके सर। पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होता है, सर वो +3 हो जाएगा, प्लस होती है। तो -11 देखो +3 हो 9 जाएगा। 9 और
-6 होगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 10 रेज़ टू तो कितना बचेगा Yes, sir. 8 हो जाएगा। 10 रेज़ टू पावर -11 + 3 कितना होगा सर 8 हो जाएगा। -8 -8 9 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ग्राम। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर सीजीएस ज्यादा काम भी नहीं आती। नहीं, बस ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए किसी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है? ओके सर। तो हम हर काम क्या करते हैं, इसी से करते हैं। 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है? न्यूटन Yes, मीटर sir. स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आ गई बात समझ में? सर ये 6.67 किसने निकाली थी वैल्यू? बेटा न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, न्यूटन साहब ने, केवेंडिश करके कोई साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलके किया था, केवेंडिश, ठीक है? सर और जैसे अभी आपने बताया कि जी की वैल्यू अपनी KMA वाले K है ये, के है तो A कहाँ गया अपना? क्या? जैसे अभी ये आपने कहाँ गया? बताया कि फोर्स इक्वल्स टू KMA होता है, तो M का तो M1 M2 आ गया और फिर K का G आ गया, तो A कहाँ है सर? पागल वागल हो गया क्या? F = MA आ गया ना? अबे नहीं, वो चीज अलग है। कोई भी चीज प्रोपोर्शनल होती है, जब भी प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटता है, मान लो कोई भी एक फॉर्मूला है, एफ इक्वल कोई भी, मान लो कोई भी डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला पता है आपको? नहीं पता? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस तो डिस्टेंस क्या हो गया? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। स्पीड इनटू टाइम। तो यदि टाइम की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू। सर आप सर एक बार सर प्रीवियस पेज दिखा ओके सकते हो? आ गई बात सुन में? अब देखो, ओके सर। है ना, ये आप लिख सकते हो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जब भी सर दोनों आप को सर एक बार सर मिलाओगे प्रीवियस पेज तो दिखा सकते डिस्टेंस हो? प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम। और जब भी आपने क्या प्रैक्टिकल किया तो के की वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी मिली? 1 मिली, तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली इक्वल कर देते हैं। क्लियर है? तो जरूरी नहीं हम उसको एमए वाले सर तो फंक्शन में हम आता है। जी को एफ से क्यों नहीं इंटू करते, उसकी साइड वाली से क्यों करा? मतलब कर लिया नोट? यस सर कर ली। आर क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस। आर क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है? अब देखो, वापस से हम बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है M1, ये ऑब्जेक्ट है M2, दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है? तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है? G M1 M2 बाई R स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या होगी? ग्रेविटेशन फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ऊपर तक जाओगे। फोर्स की वैल्यू तो न्यूटन ही होती सर है ना? न्यूटन ही होती है ना? वो क्यों कहानी बोल रहे थे? कोई भी फोर्स हो उसकी वैल्यू न्यूटन ही होती है। आ गई बात समझ में? कोई भी मास हो, मास की यूनिट क्या होती है? केजी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मास की यूनिट केजी है तो किसी और के मास की यूनिट एम्पियर होगी। फिर सकती है। ठीक है, हर क्वांटिटी के मास की यूनिट अलग अलग नहीं होती है, ठीक है? मास की यूनिट केजी है, मतलब किसी का भी मास हो वो केजी में ही आएगा। आ गई बात समझ में? अब इधर देखो, हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं ये 10 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ये आपको अच्छे से समझना है। यदि ये समझ में आ गया तो पूरे चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है? पहला है F प्रोपोर्शनल टू M1 M2। इसका मतलब है कि यदि आप मासेस बढ़ाओगे तो उनके बीच में फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा, सेम रेशो बढ़ेगा। अभी उसमें। अच्छा देखो, दोनों का मास डबल कर दिया तो फोर्स कितने टाइम हो जाएगा? 4 टाइम। 4 टाइम हो जाएगा। एक का मास डबल कर दिया, एक का 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स कितने टाइम हो जाएगा? 6 टाइम। एक का हमने 4 टाइम कर दिया और एक का हाफ कर दिया, हो जाएगा। आ गई बात समझ में? मतलब जिस रेशो में हम मासेस को चेंज करेंगे, सेम रेशो में आपकी फोर्स की वैल्यू भी आएगी। आ गई बात समझ में? सर बोला तो फिर से बोल दो एक बार। समझा दो। सर एक बार एक बार फिर से बोल दो। यदि आपने
फोर्स की वैल्यू डबल कर दिया, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या कर दिया आपने, डबल कर दी, 2m कर दिया, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया 4। मतलब जो नया फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स से कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। टाइम्स होगा। क्लियर है। अब ये कुछ भी हो सकता है, चलो एक को 6 टाइम्स बढ़ा दिया, एक को 10 टाइम्स बढ़ा दिया, तो जो नया फोर्स होगा वो कितने टाइम होगा, 16 टाइम। आ गई बात समझ में। यस सर। दूसरा है बेटा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब है, मैं एक्सप्लेन इधर करता जाता हूँ, यदि आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, कम होती होगी। जाएगी यार, तो लॉजिक लगाया करो। डिस्टेंस बढ़ेगा इनवर्सली है, अपॉन में डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वो वैल्यू कम होती है ना, लेकिन किस रेशो में कम होगा, स्क्वायर रेशो में कम होगा। किस रेशो में कम होगा, स्क्वायर रेशियो में। स्क्वायर रेशो में कम होगा, क्योंकि r का क्या है, स्क्वायर है। डिस्टेंस आपने डबल कर दिया, कितना कर दिया, डबल। डबल, तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा, 4 टाइम डिवाइड बाय 4 हो डिवाइड जाएगा। बाय 4। बाय 4 हो जाएगा। तो आपने divide by डिस्टेंस को कर दिया 3 टाइम कर दिया, 3r डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9। अच्छा डिस्टेंस सर आपने ये फिर से बता दो। 4 टाइम कम कर दिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 16 सर टाइम 16 टाइम कम हो जाएगी। आ गई बात सुन में बेटा। सर ये फिर से समझा दो। सर अगर सर हम फोर्स को सर कम कर, सर देखो, अगर सर हम जो इधर देखो, सर जो डिस्टेंस है बढ़ाओगे सर, तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। यस यदि हमने डिस्टेंस बढ़ाते गए तो फोर्स की वैल्यू कम होती है। अब देखो, मान लो आपने डिस्टेंस रेडियस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो 1/2r का होल स्क्वायर कितना होगा, 4r 4r। तो पुराने फोर्स से ये कितना टाइम्स कम हुआ, 4 टाइम्स कम हुआ, 4 टाइम्स। यस 4 टाइम कम हुआ। 3r कर दिया तो कितना कम होगा, 9 टाइम। 9 टाइम। हाँ। अब देखो, हमने डिस्टेंस को 4 टाइम कम कर दिया, डिस्टेंस कम कर दिया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सर हाँ वो जा Yes, 4 उधर जा बढ़ेगा। बढ़ता जाएगा। बढ़ जाएगा। सर अगर किस रेशो में बढ़ेगी, स्क्वायर रेशो में डिस्टेंस है, बढ़ेगी। फिर हम उसको कम कर देंगे हाँ, तो तो सर फोर्स की फोर्स वैल्यू बढ़ बढ़ेगी, जाएगा। लेकिन किस रेशो में, स्क्वायर रेशो में। आ गई बात समझ में। ओके सर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर। थर्ड है जो, सर ये एक बार वापस समझा दोगे सर, सेकंड वाला। इसमें क्या डाउट है बताओ, क्या नहीं समझ में आया। सर जैसे r फर्स्ट वाले में तो 16f कैसे हो रहा है, एक बार वो बता। 4 टाइम डिस्टेंस कम कर दिया, 4 जो r/4 है ये 4 टाइम्स कम है या ज्यादा है, r से कम है या ज्यादा है, r से कम है। कम है, तो कम किया डिस्टेंस तो फोर्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। कितने टाइम्स, स्क्वायर रेशो में बढ़ता है, तो डिस्टेंस हमने कितना कम किया, सर 4 टाइम्स। 4 टाइम, तो स्क्वायर कितना होगा, सर 16 है। तो 16 टाइम से बढ़ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है बेटा, ये जो फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ये कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्ट। ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, मतलब कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता है। आ गई बात समझ में, ओके सर। हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ये जो प्रॉपर्टी है। हाँ ठीक है, ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। सर फोर्स डिपेंड नहीं करता मीडियम सर पे। इसके एमसीक्यूज में भी यही क्वेश्चन है इन चारों के ऊपर। अब देखो बेटा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम का मतलब है कि जैसे देखो, यदि आपने इनको कहाँ रख दिया, एक वाटर में रख दिया, कहाँ रख दिया, वाटर में, तो वाटर थर्ड वाला बता दो सर एक बार। क्या है, अट्रैक्ट करता है तो करता है, उसमें क्या है, और रिपेल नहीं करता एक दूसरे। सर ये फोर्थ वाला जो डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये सर हर फोर्स के लिए अप्लाई करता है कि ना, ओनली ना, ना। ग्रेविटेशनल हमें फोर्स? किसकी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं यार बेटा, जब ग्रेविटेशन पानी फोर्स में सब होते हैं सब ग्रेविटी कम लगती है ना। नहीं, सेम होगा, ठीक है। देखो तो क्या होगा बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अच्छा देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है पानी में रखा तो क्या जी चेंज होगा, कैपिटल जी, अच्छा मास चेंज होगा पानी में रखने से, नो सर। क्या पानी में रखने से इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, सर नो सर। फोर्स चेंज होगा क्या,
नो सर। नो सर। फोर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। सर आप फोर्स इसके चेंज, नोट्स भेज लगते देंगे? हैं पानी में। हाँ फोर्स चेंज नहीं सर होगा, नोट्स भेज देंगे? भेज देंगे, पर ये तब नोट फिर करो आप, पानी ठीक में है। तैरने में लगते हैं। अरे यार वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नहीं तैरते हम, ठीक है सर वो बेटा, डेंसिटी होती है। वो बॉयंट फोर्स अलग आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, यदि आपने मान लो इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप स्पेस में लेके गए तो फोर्स की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? सेम रहेगा, कमी होगी। उतनी सेम रहेगी। रहेगी, क्योंकि देखो स्पेस में जाने के बाद क्या जी चेंज हो जाएगा, नो नो सर। सर। मास चेंज हो सर, जाएगा, नो सर। डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो फोर्स चेंज क्यों होगा? नहीं होगा, ठीक है। आ गई बात में, नेट फोर्स जरूर चेंज हो जाए, स्पेस में गए तो अर्थ से दूर चले गए तो अर्थ कम सर करेगी, आर कम हो जाएगा। लेकिन हम अभी ज्यादा बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच के फोर्स के बारे में। अभी हम किसके बात कर रहे हैं? इन दोनों के बीच का फोर्स उतना ही रहेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। फिफ्थ है, इसका जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, इसका क्या होता है? डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? टुवर्ड्स लाइन ऑफ ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो मतलब सेंटर से अट्रैक्ट होएगी। हाँ, सर इसका मतलब सर है, ऐसे समझा रहे यहाँ पे समझा रहे यार, समझो यार, तुम बकवास नहीं करो, पहले सब प्रॉपर्टी समझ लो उसके बाद करना। देखो बेटा, लिखा है आपने? देखो अभी समझ लो प्रॉपर्टी। देखो बेटा, इस पे जो फोर्स लगेगा ये अट्रैक्ट करेगा, ये ए है बी है, ए बी को अट्रैक्ट करेगा, किस साइड करेगा? इसके सेंटर की तरफ। और जो बी ए को अट्रैक्ट करेगा किस साइड? उसके सेंटर की तरफ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बी ए को अट्रैक्ट ऊपर की साइड अट्रैक्ट नहीं करेगा, हमेशा कहां करेगा? दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलाउंग। यदि आपको डायरेक्शन निकालना है तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो, तो इस पे फोर्स इस साइड लगेगा, इस पे फोर्स इस साइड लगेगा। आ गई बात समझ में? ओके सर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, या टुवर्ड्स की जगह अलोंग लिखने, ठीक है। क्या लिखेंगे? सर देयर है ना वो। हाँ, अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, मतलब दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। आ गई बात समझ में? मतलब ऐसा नहीं होगा कि ए बी को ऊपर की साइड अट्रैक्ट नहीं करेगा, हमेशा उसकी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। आ गई बात समझ में? ओके तब सर। ये अर्थ पे कैसे लागू होता है? अर्थ पे बेटा अभी क्या बोला मैंने? कुछ चीज एक बार में समझ में आती है? हाँ, ये टेंशन की तरह होगा। नहीं, हाँ टेंशन की तरह होगा, लेकिन ये टेंशन में तो रोप होती है ना, इसमें कोई कांटेक्ट थोड़ी है ना रियल में। सर आप ये 50 पॉइंट फिर से बता दीजिए। बेटा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट, दोनों के एक दूसरे की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? सर आपने लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बाद क्या लिखा है? देयर सेंटर्स। ओके सर। ठीक है। अब ये फोर्स है वो कैसा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कैसा है? इसका मतलब है कि यदि दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तभी भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। क्लियर है? पर कांटेक्ट में भी कर सकती है ना सर? कांटेक्ट में तो करेगी, मैंने क्या बोला? कर सकती है, जरूरी नहीं कांटेक्ट हो, विदाउट कांटेक्ट भी अट्रैक्ट कर सकती है। क्लियर है? यस। और ये कहाँ लगती है? ऐसे मैग्नेट करता है। हाँ, इसकी जो डायरेक्शन होती है एक दूसरे के सेंटर की तरफ होती है, और ये कहाँ लगता है? सेंटर पे लगता है। कहाँ लगता है? सेंटर पर लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। सेंटर की तरफ लगता है। जैसे देखो, यदि कोई ऑब्जेक्ट है ये, तो इस पे यदि हमें ग्रेविटेशन फोर्स लगाना है तो वो हम कहाँ लगाते हैं? उसके सेंटर पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? उसके सेंटर पे लगाते हैं। जैसे आप अर्थ है, अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम mg फोर्स कहाँ लगाते हैं? उसके सेंटर से लगाते हैं यस सर। या साइड से लगाते हैं? सर सेंटर सेंटर से लगाते हैं, सेंटर से। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स, क्योंकि उसको कहाँ एक्ट होता है? वो उसके सेंटर पे एक्ट होता सेंटर की तरफ है ना। फिर ये है सेवेंथ है कि ये फोर्स अच्छा किस पे लग रहा है। मान लो ये m1 पे लग रहा है या m2 पे लग रहा है? दोनों पे लग रहा है।
तो क्या है ये दोनों पर बराबर फोर्स लगेगा? यस सर। यस सर। कौन बोल रहा है बराबर नहीं लगेगा? कोई है? नो सर। आप वापस बोलोगे क्या? ये जो फोर्स हमने लिखा हुआ है ये M1 पे लगेगा या M2 पे लगेगा या दोनों पे लगेगा? सर दोनों पे लगेगा। तो दोनों पे बराबर, तो दोनों पे बराबर फोर्स लगेगा। यस यस सर। सर अगर मास ठीक है, पूरी क्लास है ना बेवकूफ है, दोनों पर नहीं लगेगा। न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ में क्या बोला था? एक्शन इज ऑलवेज रिएक्शन। यदि ये इसको 5 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इसको -5 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। यस तो क्या आप इन दोनों फोर्स को इक्वल बोल सकते हो? नो नहीं बोल सकते, अपोजिट है। तो इक्वल कैसे बोल दिया आपने? यदि ये इसको सर, आपने ईस्ट तो पूरी डायरेक्शन में क्लास अट्रैक्ट में कर रहा है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट so opposite and equal force. नहीं, सर हम भी अमाउंट अर्थ पे इक्वल उतना ही होगा, फोर्स लगा देते दोनों ना का अर्थ हम पर। अमाउंट इक्वल होगा, डायरेक्शन इक्वल नहीं है, और फोर्स वेक्टर magnitude क्वांटिटी equal है। होगा। हाँ, तो इनको हम बोलते हैं Same amount of opposite फोर्स force. ऑन ईच बॉडी या ईच मासेस तो इससे Equal एक्शन in रिएक्शन magnitude. बोलेंगे क्या? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट नॉट, सर हम भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगाते हैं जितना अर्थ हम पर। बिल्कुल, बट नॉट इन डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? यदि कोई भी पूछे कि दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नो होना चाहिए। इक्वल सर। अमाउंट फोर्स लगाएंगे, दोनों का अमाउंट सेम है तो अमाउंट में हम सेम लगाएंगे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो आप उनको इक्वल नहीं बोल सकते हो। क्लियर है? सर बोलो। सर अगर क्वेश्चन में आए बी सर बी कितनी फोर्स लगा रहा है, तो सर हम उसे माइनस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे? नहीं पूछेगा, ठीक है, डायरेक्शन नहीं पूछेगा, सर वो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ही पूछेगा। आ गई बात समझ में? किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये नहीं पूछेगा किस साइड अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो अब देखो ये मोस्टली ये क्वेश्चन आपके उसमें आता है, किसमें आता है? ऑब्जेक्टिव्स में, कि दोनों इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर देते हो, आप बोल देते हो यस, और आंसर क्या हो जाता है? गलत। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स सेम नहीं है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। हम इक्वल तभी बोलेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। यस फिर अभी यस, अभी भी यस। नो सर, नो नो सर अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। सेम क्लियर होता है? है, पर वो अमाउंट ऑफ फोर्स हाँ। सेम है बट ठीक है, नॉट इन डायरेक्शन, बट सर वो डायरेक्शन में सेम नहीं होते। फोर्स डज नॉट डिपेंड on nature of mass. ये किस पे डिपेंड नहीं करता? नेचर ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करता। मतलब यदि 2 kg की कॉपर की बॉल है, 2 kg का किसका? कॉपर का बॉल है, और 2 kg का आयरन का बॉल है, सेम जगह रखा हुआ है ना? 2 kg आयरन है, ये भी आयरन है, तो कोई फर्क, दोनों के बीच का फोर्स क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉपर के बॉल पे ज्यादा फोर्स लगेगा, आयरन के बॉल पे ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो फोर्स में देखो, क्या कॉपर और आयरन चेंज करने से जी चेंज होगा? नो सर, मास चेंज होंगे, मास तो हमने सेम ही लिए है। डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या? नो नो सर। सर, फोर्स चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। ठीक है, हाँ, मतलब यदि बॉल का मैग्नेट की हो तो वो मैग्नेटिक फोर्स होगा ना बेटा। हम अभी कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? सर अगर एक का वेट 2 है और एक का 5 है तो भी सेम ही होगा। हाँ, ठीक है, दोनों एक दूसरे पे बराबर अमाउंट से फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। क्लियर है? अब जैसे आप कभी एक एग्जांपल करना, मैग्नेटिक भी ऐसा ही होता है। जैसे आप ये आपका 5 kg का मैग्नेट है और एक कील है, यदि आपने इसको फ्रैक्शनलेस सरफेस पे रख दिया तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, मतलब आपका मैग्नेट इधर आएगा, कील इधर आएगी, लेकिन ज्यादा मास किस को?
तो फोर्स तो दोनों का सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? का ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मास कम है। एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो ये बहुत यहाँ तक पहुंच जाएगी और ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। क्लियर है? हाँ सही, चलिए मैग्नेट बहुत कम मिलता है लेकिन कील बहुत ज्यादा हिल जाती है। और हो सकता है फ्रिक्शन सर इतना ज्यादा हो, तो फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो कि आप, सर वो कैसे, वो क्यों नहीं होता सर नेचर ऑफ मास पे? बेटा नेचर चेंज करने से, आयरन कॉपर या उसको दूसरा कुछ बनाने से जी चेंज हो जाएगा क्या? नो सर, मास चेंज हो जाएंगे, नो सर। डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सर अगर सर हम करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, अदरवाइज तो सेम ही रहेगा ना, तो फिर फोर्स चेंज क्यों होगा? आ गई बात Okay. समझ में? यस सर। तो फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मास, मतलब नेचर पे डिपेंड नहीं करता। आ गई बात समझ में? सर ग्रेविटी प्रोड्यूस कैसे होती है? बेटा ये नेचर है। फिजिक्स में क्या होता है, हम दो तरीके से करते हैं कि हमने कुछ देखा और उसके पीछे की कुछ थ्योरियां बनाते हैं। आ गई बात समझ में? जो थ्योरी सेट होती है उसको लगता है कि ये ऐसे ही हुआ होगा। आ गई बात समझ में? अर्थ घूम रही है, क्यों घूम रही है? तो हमने अज्यूम किया है यार, पहले कोई बड़ा सा एक, मतलब बड़ा सा कोई एक बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट होगा, उसमें ब्लास्ट हुआ और हम अर्थ वगैरह सब बन गई। क्यों बन गई? बिग बैंग। हाँ, क्यों बन गई? बन गई मतलब कुछ हुआ होगा ऐसा, है ना? तो हमने क्या होता है उसके अकॉर्डिंग थ्योरियां बना ली। जैसे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यस सर। क्यों करते हैं? ग्रेविटेशन की वजह से। नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हाँ मैग्नेटिक नॉर्थ और पोल अट्रैक्ट करते हैं, उसको हमने मैग्नेटिक फोर्स बोल दिया। लेकिन क्यों करते हैं अट्रैक्ट, उसका रीजन है क्या? नहीं, नॉर्थ पोल, अच्छा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? करते हैं, बस नेचर का लॉ है ना। लेकिन हाँ, हमने ये देखा कि अच्छा डिस्टेंस बढ़ा दिया तो कम अट्रैक्ट किया, डिस्टेंस को पास पास कर दिया तो फोर्स वैल्यू ज्यादा हो गई, हमने उसको ज्यादा चार्ज दे दिया तो ज्यादा फोर्स हो गया। तो हमने उसको ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली, लेकिन क्यों किया वो हमें नहीं पता चला। तो ग्रेविटेशन फोर्स हमने देखा और देखा कि कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। हमने देखा यार मास बढ़ा देते हैं तो यार फोर्स ज्यादा हो गया, मतलब मास पे डिपेंड करता है। अरे हमने पास पास लाए तो हमेशा अट्रैक्ट ही कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कैसा हो गया? अट्रैक्ट हो गया। हमने उनके बीच में क्या कर दिया, हम स्पेस में लेके गए तो भी फोर्स की वैल्यू क्या है? सेम ही आई, मतलब मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। आ गई बात समझ में? सर आपने बोला कि सर डिफरेंट मास की, कोई भी मास की चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो हाँ। सर जैसे कोई भी बॉडी है सर, जैसे कि अगर प्लास्टिक बॉडी हो तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बेटा सुनता नहीं है क्या तू? एक बार में मैंने क्लास के पहले ही बोल दिया था, मैंने तो ये भी बोला था आपका पेन भी अट्रैक्ट करता है आपको, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू इतनी कम है कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर है? तो सर ठीक है, समझ गया। ठीक है। हाँ, अब ये बोलोगे सर लेन वायर भी अट्रैक्ट करेगा ना हमको? सर माउस भी रखा है वो भी अट्रैक्ट करेगा। एवरी बॉडी, एवरी मासेस, जिस भी ऑब्जेक्ट में मास है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आ गई बात समझ में? मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी यदि कोई लेकिन होगा, बस फोर्स ज्यादा और कम होता है। हाँ ठीक है, वो इतना कम हो जाएगा, है ना, जब तक ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, जब एक बॉडी का मास कम से कम 10⁻20 kg नहीं हो, ठीक है, तब तक इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बैठता। क्लियर है? जब एक बॉडी क्या हो, बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो। क्लियर है? सर मासेस अलग होंगे तब भी वो करेगा ना अट्रैक्ट? करेगा बेटा। ठीक है, अब देखो ये 8 पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। ये सब काम के नहीं है, काम के हम 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पढ़ने वाले हैं, 9th और 10th। क्लियर है? सर हमको सर पहले क्यों नहीं पढ़ाते हो? अभी पहले वो पढ़ लो। देखो आखिरी का पढ़ा हुआ सब हमने लगेगा। force between two masses does not depend on presence of another mass। इसका मतलब क्या है बताओ? मतलब अगर वो हम पे फोर्स लगा रही है तो अगर अर्थ भी है तो वो हम पे लगाएगी नहीं। नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। सर गर्वित, ठीक हो?
देखो बेटा, सर अगर मान लो 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 मास हैं, तो सर जो पहला और दूसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे लगा रहे हैं उसका थर्ड का कोई भी मास हो, बिल्कुल थर्ड सही कोई है, इंटरफेयर नहीं नहीं करेगा। करेगा। जैसे देखो इधर, ये मान लो 2 kg का था, कितना भी kg का उससे कोई मतलब नहीं, ये इसको 5 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा था। कितने न्यूटन से? 5 न्यूटन से। मास को ऐसे कोई फोर्स से अफेक्ट पड़ेगा क्या? सर लेकिन तीसरी वाली भी तो उनसे अट्रैक्ट होगी। सुनो इधर सुनो, ये एक दूसरे को 5 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहे थे, क्लियर है? अब मान लो कोई एक और ऑब्जेक्ट इधर आ गया, एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो ये भी इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, नहीं लगेगा? करेगा। ये भी यस सर करेगा। लेकिन No, sir. इसके आने से इन दोनों के बीच का जो 5 न्यूटन फोर्स है वो चेंज होगा क्या? नहीं सर, क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। आगे फोर्स चेंज नहीं होगा, बाकी चेंज होगा। नेट फोर्स हो सकता है चेंज हो जाए, जैसे इधर देखो, यही ऑब्जेक्ट यदि इस साइड हो जाए, यही ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाए, मान लो यहाँ इस साइड आ गया, और वो भी इसको कितने न्यूटन से अट्रैक्ट कर ले? 5 न्यूटन से, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सर 0। फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन अभी भी इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। मतलब किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स किसी तीसरे के होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है? लेकिन उसको भी अट्रैक्ट करने पड़ेगा। नेट फोर्स चेंज हो सकता है, नेट फोर्स चेंज हो सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं हो सकता। अब इधर देखो सर इसका मतलब कि वो नेट तो सर फोर्स मतलब चेंज हो इधर हम सकता है लोग बट फोर्स चेंज नहीं हमेशा होगा। फिर से समझा तो सर हम लोग इधर इधर देखो। नेट फोर्स की बात कभी नहीं करते। नेट फोर्स की बात करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। इधर देखो 5। अच्छा वो बताओ, यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, इनके बीच में यहाँ पे रेड वाला आ गया है ना, रेड प्लेनेट आ गया है ना, ये वाला रेड आ गया, क्या इस रेड के आने से जी चेंज होगा? नो सर, नो सर, M1 चेंज होगा? नो सर, नो सर, M2 चेंज होगा? नो सर, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नो सर, नो फोर्स सर, तो चेंज होगा यार, फोर्स तो नहीं चेंज होगा होगा। सर। अगर वो उन दोनों के बीच में आ जाए तो बिल्कुल भी आ जाएगा, बीच में आ गया तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया? नो सर, इसका नो मास सर, चेंज हो सर गया? सब सेम ही है। दोनों को अलग रेड भी तो अट्रैक्ट करेगा तो उसको। करेगा ना, उसकी कहाँ मना किया हमने रेड अट्रैक्ट नहीं करेगा, रेड पे अट्रैक्ट करने लग सर जाएगा। उनकी डिस्टेंस से फिर कम नहीं होगी? नहीं, अभी तो मान रहे ना रेस्ट पे, सर तो वो पिंक और रेड दोनों को दोनों अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? अब जैसे मान लो ये कोई एक दूसरे को 5 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा, आ गई बात समझ में? चलो ये एक दूसरे को 5 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में दोनों खुश हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना दिए, ये बना दिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया। ये सब इश्यू अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, है ना? ये इसको इधर करेगा, ये इसको इधर करेगा, ये इसको इधर करेगा, नेट वाले का मास ज्यादा है। ऐसे तो ये इसको इधर करेगा, ये इसको सर इधर भी ऐसे तो अट्रैक्ट आर्मी करेगा, कैप्टन को अट्रैक्ट कर रही होगी। ये इसको इधर भी अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको इधर भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? लेकिन सर। अभी भी इन दोनों के बीच का फोर्स, अभी भी इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है? 5 न्यूटन ही है। आ गई बात समझ में? सर ऐसे तो आर्मी कैप्टन को बिल्कुल। अट्रैक्ट बिल्कुल करेगा, आ गई बात समझ में? ठीक है? अब जैसे देखो, अर्थ मेरे को मान लो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है? अब रात को मून मेरे पास आया, तो क्या मून मेरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा। तो क्या अर्थ वाला फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा? सर मून की वजह से नो पानी सर, में सब लहरें आती हैं। करेगी और मून भी करेगा। मून भी करेगा। हो सकता है नेट फोर्स 0 हो जाए, लेकिन अर्थ और हमारे बीच का फोर्स उतना ही रहेगा, ठीक है? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये ए था और एक बी था। ए ने इससे 100 रुपए उधार ले लिए। कितने रुपए ले लिए? 100 रुपए उधार ले लिए। तो ये 100 रुपए प्लस हो गया और ये 100 रुपए माइनस हो गया। माइनस। अब ये बताओ, ए यदि 100 रुपए को किसी और को देता है, तो क्या इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन चेंज होगा क्या? नो सर, मतलब ऐसा तो नहीं बोलेगा ना ए कि मैंने 50 रुपए उसको दे दिए तो तुम मुझसे 100 मत ले। ये तो इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन तो 100 रुपए रहेगा, चाहे ये 100 रुपए किसी को दे या नहीं दे या और किसी से ले भी ले, ठीक है? लेकिन इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। आ गई बात समझ में? 100 रुपीज का तो रहेगा। सर जब वो लौटाएगा तब उसे 100 रुपए ही देने ऑब्वियसली जब उनके बीच का ट्रांजेक्शन, उनके बीच में जो चेंज होने वाली चीजें हैं
वो चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगा। इनके बीच का फॉर्मूला क्या है, Gm1m2 by r स्क्वायर। यदि इनका मास चेंज हो या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो, और मीडियम पे तो डिपेंड करता ही नहीं है ये, है ना, तो बस मास और यदि डिस्टेंस दोनों के बीच का कांस्टेंट है तो कुछ भी हो जाए इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। सर आप ये सब एग्जांपल्स लाते कहाँ से हो? ठीक है यार, पता नहीं, ठीक है, कोई प्लान करके थोड़ी आते हैं कि ये एग्जांपल देना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरा ये सवाल था कि आपने अभी पैसे ट्रांजैक्शन वाला बताया, बिल्कुल। अब इसमें अगर तीसरा बंदा आके कुछ भी करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा एक बार बता, मैं तुझसे 100,000 1 लाख रुपए उधार ले लूं, क्लियर है, मैंने तुझसे 1 लाख रुपए उधार ले लिया, अब वो 1 लाख रुपए से मैं शॉपिंग करूं, किसी को दे दूं, तू मुझसे नहीं लेगा क्या? लूंगा ना सर। लूंगा ना, तो बस फिर लेकिन मतलब सर हम दोनों अगर आपके लिए वही वो रोल है, पैसे कोई तीसरा व्यक्ति चुका है, ठीक है, नहीं आधे आधे हम दोनों तीसरे के बीच का ट्रांजैक्शन, हम दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन किसी और ट्रांजैक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। आप ये दोनों बात के समझ बीच में? की आपस की बात है। हाँ, वो हम दोनों के आपस की बात है, वो किसी और को मैं दूं नहीं दूं, तू किसी और से ले, उन दोनों के उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हम दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन है कभी चेंज होगा जब मैं तुझसे और पैसे 1 लाख रुपए ले लूं या फिर मैं तुझे 1 लाख रुपए वापस दे दूं, क्लियर है? ओके सर। हाँ, नेट है, नेट फोर्स ऑन एनी मास is equal to vector sum of all forces acting on। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स है, किसी भी मास पे क्या है, नेट फोर्स, उस पर लगने वाले सभी फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। क्या होगा, वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब है एडिशन विद डायरेक्शन, डायरेक्शन को देख के आपको एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो इधर लग रहा था 5, हाँ, यदि इस पे लग रहा था 5 न्यूटन, कोई दूसरा भी इस साइड इस पे 5 न्यूटन लगाने लग गया तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। नेट फोर्स 0 हो जाएगा। हो सकता है कि इसको एक इस साइड 5 न्यूटन लग रहा था, इस साइड कोई 15 न्यूटन लगने लगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। या हो सकता था कि ये हो, उधर 10 हो, इधर भी 10 हो, इधर भी 10 हो, इधर भी 10 हो, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो नेट फोर्स जो होगा वो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। क्या होगा, वेक्टर सम। वेक्टर सम। नेट फोर्स -10 कैसे आई थी? ठीक है, अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड है ना सर, बट 15 एंड बड़ी फोर्स थी। हाँ, सर ये वापस समझा दो। तो फिर नेट फोर्स तो प्लस में आएगा ना? नहीं, नेट फोर्स बेटा डिपेंड करेगा कौन सी साइड प्लस ले रहे हो, कौन सी साइड माइनस ले रहे हो, ठीक है। जैसे और बार समझा दीजिए। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मान लो बहुत सारे ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो एक इधर है, इधर भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, 3 तरह से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। इस पे लग रहा है 10 न्यूटन, इस पे लग रहा है 10 न्यूटन और इस पे लग रहा है 10 न्यूटन। नेट फोर्स 30 हो जाएगा क्या, नेट फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। मतलब इन सब का हमने क्या किया, वेक्टर सम किया। वेक्टर सम का क्या मतलब होता है, हमने इसका डायरेक्शन को देख के एरिया सब्ट्रैक्ट किया है, डायरेक्टली हमने ऐसा एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर दिया है, क्लियर है। अब जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आपको बोल दिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर जैसे कि नेट फोर्स निकालेंगे सर, अगर सर इसमें 10 न्यूटन कैसे होगा नेट फोर्स? यार ये 10 और ये 10 अपोजिट है तो ऊपर कैंसिल आउट नीचे नहीं हो तो गए, कैंसिल आउट हो गए। सर ऊपर नीचे तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि अब सर नेट फोर्स कैंसिल हो कितना जाएंगे होगा, वो। सर 5 5 होगा, सर, 5 परपेंडिकुलर होता है तो किससे निकालते हैं हम, 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स 0 भी हो सकता है ना। अगली बात में जो नेट फोर्स है वो हम क्या होगा दूसरे, हाँ कैसे क्या बेटा, बेटा एक 5 इधर देखो ये 3 है, ये 4 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो सेम डायरेक्शन में तो ऐड करते हैं, सेम डायरेक्शन है तो क्या होते हैं, ऐड। अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट।
सब्सट्रैक्ट, परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस, ठीक है। सर 5 न्यूटन। सर आपने इसके पहला जो एग्जांपल दिया वो पिंग बॉल से, सर ऊपर और नीचे तो वो जाएगा ही नहीं, वो सिर्फ राइट में जाएगा ना? हाँ ठीक है सर। जाएगा नहीं जाएगा वो डिपेंड करेगा कि उस पे और दूसरे फोर्स तो नहीं लग रहे हैं, फ्रिक्शन है नहीं है, नहीं लेकिन सर, नेट अगर फोर्स तो कुछ इस भी साइड नहीं है, लगे। तो नहीं सर, बिल्कुल अगर इस कुछ साइड अगर ये है। वैक्यूम में हो जाए हाँ बिल्कुल जाएगा, ठीक है। और इसका मास यदि होगा तो हम एक्सेलरेशन निकाल के देख लेंगे कितना क्या जाएगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बस फोर्स की, ठीक है। तो आ गए आपको 10 पॉइंट समझ में, सर। हाँ यस है ना। तो एक बार इसको आप- लास्ट टाइम दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से नोट करना है, ये पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे, क्लियर है। ओके सर। लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है।